Hello, are you there? Hello. चलिए राइट जी, आई होप आपको समझ आ गया। आपको स्केलर्स वेक्टर्स। अच्छा, मजे की बात यह है कि पिछले से पिछले साल तक वेक्टर का पैरेललोग्राम मेथड भी आता था। यानी अगर वेक्टर 90 डिग्री पे नहीं है तो कैसे होगा, ये वाला मेथड। लेकिन आजकल ये वाला मेथड उन्होंने हटा दिया है, तो आपके लिए जिंदगी आसान, ये मेथड गया। सही। तो हम लोगों ने अल्लाह के फजल करम से, माँ की दुआओं से नंबर 1 भी कर लिया बाय एडिशन, नंबर 2 भी कर लिया बाय सब्ट्रैक्शन, नंबर 3 भी कर लिया ट्रायंगल मेथड। डन। ये ये हुआ जी हमारा चैप्टर खत्म। अब जल्दी से हम लोग इसके पास पेपर सॉल्व करते हैं, ताकि हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए एंड आप वेक्टर्स में भी तेज हो जाओ। ठीक है, तो ये देखो, डिटरमाइन बाय कैलकुलेशन मतलब पाइथागोरस थ्योरम से, और ग्राफिकली मतलब स्केल डायग्राम से, रिजल्टेंट वेक्टर्स एट राइट एंगल। तो इस बार उन्होंने सिलेबस में ही कह दिया है कि सिर्फ 90 डिग्री वाले वेक्टर्स को देखो, बाकी वेक्टर्स को ना देखा जाए। डन बेटे। सही। चलो, जी जी। अब हम कर रहे हैं पास पेपर प्रैक्टिस। पास पेपर में वेक्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, घुमा घुमा के वो क्वेश्चंस हमें देंगे, बट हम भी घबराने वालों में से नहीं है। तो ये मैथ्स में वेक्टर्स इतना मुश्किल क्यों है? मैथ्स में तो फिर बात सुनो, मैथ्स में आपकी स्किल उठानी जरूरी है ना। अब देखो, ये मैथ्स का ही तो सारा था, मैंने बड़े मजे से हैप्पी बर्थडे पापा वाला फॉर्मूला दे दिया आपको, है ना। हाँ। तो बस वो हैप्पी बर्थडे पापा जिंदाबाद, वो आपको मैथ्स आती थी, जिसकी वजह से मुझे वो समझाना नहीं पड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में। खुदा ना सही। खास्ता आपको वो नहीं आता होता तो मेरे लिए तो तबाही मच जाती। मैं ऐसे ही न्यू पढ़ने वाली हूँ। तो डायनेमिक्स, वो एक ये अलग है। डायनेमिक्स में है। ये डायनामिक्स में मुझे लगता है मिलेगा, बट फिजिकल क्वांटिटीज में भी देख लेते हैं। ये मुझे फिजिकल क्वांटिटीज में मिल गया। मिल गया भाई, मिल गया, मुबारक हो मुबारक हो। ये है जी, फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। आओ मेरे बच्चे, आई हम्म। होप तुम इतनी तेज हो गई हो अल्लाह के फजल करम से, अपनी मेहनत से, तुम ये वाली एमसीक्यू टक करके खुद सॉल्व कर लोगी। यही है ना। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी। 10। गुड। खत्म हो गई बात। देखते ही बच्चे ने पहचान लिया, दैट्स ग्रेट। दूसरी एमसीक्यू पे आओ। 30 Newton and water but in different which value could not be resulted on the body. But in different मतलब opposite directions ना, right? हाँ, डायरेक्शन ऑपोजिट लाजमी नहीं है कि ऑपोजिट ही हो, बट डायरेक्शन डिफरेंट है, सेम डायरेक्शन नहीं है। वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा आंसर नहीं हो सकता। 50 इसमें से कोई भी नहीं हो रहा मुझे लग रहा है। 50 - 30 तो 20 होता है। अच्छा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो इसका आंसर 20 आएगा। अगर थर्ड वाले केस में देखें तो फिर उसमें पाइथागोरस डालना होगा। अच्छा, जल्दी से अगर तुम पाइथागोरस डाल के देखो कि भाई वेक्टर, देखो देखो, हम अपने 3 केसेस के अकॉर्डिंगली चलते हैं। पहला केस, सही। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, वो केस हम ये लगा नहीं तो हो सकते ही क्योंकि नहीं। वो डिफरेंट डायरेक्शन में कह रहा है। डिफरेंट डायरेक्शन सही। में हमारे सिलेबस के मुताबिक दो पॉसिबल कंडीशंस हैं, या तो वो 90 डिग्री पे होंगे, या वो सही। ऑपोजिट होंगे। अगर वो ऑपोजिट हम्म। होंगे तो उनका आंसर कितना आएगा? और 20 होगा। 20 होगा। 50 - 30। और अगर वो यस। 90 डिग्री पे होंगे तो उनका आंसर कितना होगा? 90 तो फिर पाइथागोरस में लगा दो। जल्दी 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 लगाओ, 2 मिनट में लगाओ। 58 आ रहा है इसमें तो। 58 आ रहा है। जी। इसका मतलब डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब कोई और एंगल होना जरूरी है, और ये कोई और एंगल वाला कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस से निकल के जा चुका है। लिहाजा तो क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चन को हमें इग्नोर मारना पड़ेगा। क्यों इग्नोर मारना पड़ेगा? क्योंकि पुराने सिलेबस में हमें डिफरेंट डायरेक्शंस को सपोज करके देखना पड़ता था, लेकिन नई क्वेश्चन में, नए उसमें नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से रख लो कि ये दो फोर्सेस हैं, बट इन बट इन सेम डायरेक्शंस, what could be the value of their resultant? तो उसका आंसर क्या होगा? वापस बोले सर।
इफ टू फोर्सेस आर देयर, एक 30 एक 50, और दोनों सेम सही। डायरेक्शन में लग रही हैं, तो उनका आंसर क्या तब तो होगा? 80 हो फिलहाल गए। फिलहाल इसके 80 होगा। ठीक है। अगर यही दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं तो कितना होगा? 20। अगर यही दो फोर्सेस 90 डिग्री पे लग रही हैं तो कितना होगा? तो खत्म 58.3। हो गई बात, खत्म हो गई बात। इसका मतलब आपको तीनों तरह के वेक्टर्स को एंगेज करना आता है, राइट? सही। ठीक है, मेरी बात सुने, बोलते सुनाए। ये वाला सिलेबस इजी है पुराने सालों वाला? ये वाला ज्यादा इजी हो गया, उन्होंने बहुत सारी चीजें कम कर दी हैं, लेकिन तो उन्होंने किस खुशी स्पेस में कम फिजिक्स किया डाल है? दिया, स्पेस फिजिक्स डाल दिया मेरे बेटे। पूरा अच्छा। टॉपिक, पूरा एक नया चैप्टर इंक्लूड हो गया स्पेस फिजिक्स का, इसलिए उन्होंने टेम्परेचर का टॉपिक भी हटा दिया पूरा पूरा, और उन्होंने वेक्टर एनालिसिस को आसान कर दिया। तो ये पहला साल है ना ये जिसमें ये पहला कुछ साल है नया सा जिसमें हम लोग बनेगा? पेपर दे रहे हैं। कंप्यूटर का भी बहुत न्यू है। मजा आएगा। नंबर 4, जल्दी से नंबर 4 करो मेरे बेटे। विच स्टेटमेंट अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स करेक्ट? स्केलर्स। एक मिनट। स्केलर। A scalar has direction but no size. A scalar has direction. Is this statement correct या wrong? स्केलर के पास साइज है बट नो डायरेक्शन। बी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? ए करेक्ट है या रॉन्ग है? Which statement describes a scalar has direction? The scalar doesn't have any direction. ठीक है, ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। दूसरा, पहला बी वाला सही है। बी वाला सही है। सी वाला में क्या गलती है? उसके पास साइज भी होती है, वेक्टर भी होता है, डायरेक्शन भी होता डायरेक्शन है। होता है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, जिसका मतलब ये करेक्ट। ठीक है, आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह के क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं। अगर तुम जी मुझे जी। अलाउ करो तो मैं P2 पे आ जाऊं डायरेक्ट, के P2 में स्केलर वेक्टर कैसे पूछा जाएगा। आ तो जाओ। ये इजी है ना, इतना मुश्किल तो नहीं है ना, अरे कर भाई, लूंगी ना। तुम खुद ही कर रही हो, अल्लाह के फजल करम से मांग की दुआओं से। सही सही। P2 पे आ जाए। P2 पे आ जाए। चलो एक काम करते हैं, 12 को करने के बाद P2 पे आते हैं, क्योंकि 12 थोड़ा सा शायद तुम आए तो। चलो कर लेते हैं। 12 करके देखो। जिस तरह आपने पहला वाला डायग्राम बनवाया था जो उसमें लेक्चर देने के बाद, तो उसका तो ए से थोड़ा सा कनेक्शन है, एरोज वगैरह। दोनों वेक्टर्स की टेल ज्वाइन हुई है। मैंने क्या कहा था, जब हम्म। दोनों वेक्टर्स की टेल ज्वाइन हुई होंगी तो हमें लाजमी रेक्टेंगल कंप्लीट करना पड़ेगा, यही कहा था। जी जी जी। जब हम रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे, ये लाइन और ये लाइन हमने बना दी, तो अब रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक जाएगा? सर रिजल्टेंट यहाँ से ऊपर से यहाँ तक जाएगा। नीचे से ऊपर। तो इससे मिलती जुलती डायग्राम चेक करो कौन सी है, ए है, बी है, सी है या यही है। ए है। ए है। ए इज करेक्ट आंसर। डन हो गया? यस। यस, अगर डन हो गया तो यस हो गया, सही है। इसका मतलब बाकी तुम थोड़ा बहुत कर लोगे। अब आते हैं जी हम कि आपका पेपर 2 में ये कैसे चेक होता है आपका वेक्टर का टॉपिक। जल्दी से मुझे ये क्वेश्चन मिल जाए ताकि हम लोग इसको कर लें। ओके ओके ओके, हियर वी गो। वाह, मजेदार क्वेश्चन आ गया, वाह 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 वाह। Like हाँ for जी, weight of 6 हाँ हाँ। Newton, it is suspended by wire horizontal wire X. Um, इसमें इसमें दूसरा एरो की डायरेक्शन क्या है? कौन से एरो की? पर परपेंडिकुलर तो नहीं है? परपेंडिकुलर ही है, क्योंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो ये लो, ये वेट है और ये टेंशन है। हाँ अच्छा। सही 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 हो गया। परपेंडिकुलर है ना? हाँ हाँ। गुड। तो प्लस में ना हम लोग इसकी एरोज, इसकी टेल्स तो मिल रही हैं। टेल्स मिल रही हैं। अब ये देखो, वो कह रहा है टेंशन 8 न्यूटन है, और सही। वेट उसने पहले बता दिया शायद। वेट कितना है? टेंशन क्या होता है तो डिस्क्राइब करिएगा। टेंशन क्या होता है, देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है,
मैंने इस ऑब्जेक्ट को अगर धागे के साथ बांध के या किसी रस्सी के साथ बांध के छत से लटका दिया तो रस्सी में एक फोर्स आ जाएगी जो कि वेट के ऑपोजिट होगी. सही. This force produced in the रस्सी opposite to the weight is called tension. सही सही. ठीक है, तो इसका मतलब टेंशन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द वेट, बट हियर इन दिस केस रस्सी की में टेंशन की डायरेक्शन उन्होंने बता दी. अच्छा ये देखो, सही. उन्होंने बता दिया कि वेट इतना है 6 न्यूटन और टेंशन उन्होंने दे दी 8 न्यूटन. अब वो कह रहे हैं कि भाई प्रॉपर स्केल डायग्राम से बना के बताओ. ये देखो वो मुंह पे कह रहे हैं यूज वेक्टर डायग्राम, यानी हैप्पी बर्थडे पापा कैन नॉट बी यूज्ड. सही है. अब क्या करें भाई, दो वेक्टर्स हैं. एक वेक्टर है वेट का, वेट कितना है 6 न्यूटन. सबसे पहले आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन. 6 न्यूटन को शो करने के लिए 6 सेंटीमीटर की लाइन. सही. और 6 सेंटीमीटर लिखा किधर है? ये हम खुद से सिलेक्ट करते हैं, ये हमारा अपना काम है. उन्होंने हमें न्यूटन दे दिया है. सही. सही है. अब ये हमने खुद सिलेक्ट करना है कि हमने कितने न्यूटन को कितने सेंटीमीटर के इक्वल कहना है. तो मैं सही. 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल कहता हूँ, तो 8 न्यूटन के लिए मुझे 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. ठीक. सही. और 6 न्यूटन के लिए 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो मैं सही. क्या करूंगा जी, मुझे डायरेक्शन फ्री हैंड डायग्राम गिवन है. वेट 6 न्यूटन है, यानी 6 सेंटीमीटर की लाइन नीचे और 8 सेंटीमीटर की लाइन उस साइड पे. तो अगर मैं स्केल रखूं तो मैं करती हूँ. प्लीज 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 करो जरा, देखो क्या आंसर है. ऊपर वाली क्या है? 6 है ना, और नीचे 8 है. एक मिनट. साइड वाली 8 है, नीचे वाली 6 है. ये देखो, क्योंकि साइड वाली फोर्स टेंशन है और ये टेंशन उन्होंने दिया हुआ है 8 और वेट. अच्छा नीचे माइक्रोफोन के लिए मेंशन की है 6. हाँ माइक्रोफोन. चलो तुम अपने पास बनाओ, मैं अपने पास बनाता हूँ, देखते हैं पहले कौन बनाता है. Don't look at the screen. It's official. बनी बनी. जी जी ड्राइंग इसमें तो वो रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा ना. शाबाश, तुम अब देखते ही पहचान जाती हो कि कहाँ रेक्टेंगल बनेगा कहाँ ट्रायंगल. गुड हो गया लड़की, रेक्टेंगल बन गया. There should be the resultant. हाँ जी, रिजल्टेंट को बना लिया. कहाँ होगा रिजल्टेंट? तो ये ऊपर होगा ना, जो 6 का जो एरो है, और फिर नीचे से ऊपर जाएगा. कहाँ से कहाँ? यहाँ से यहाँ? आई डोंट थिंक सो. एक और जुगाड़ याद रखो, एक और जुगाड़ याद नीचे रखो. जो एरो है रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर की टेल्स के दरमियान से निकलेगा और हेड्स तक जाएगा. ये रहा. सही सही. सही. अच्छा, अब आपको उन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा है. सिंपल स्केल रख के चेक कर लो कितना सेंटीमीटर है.
लेक्चर है। 10 के करीब करीब होगा शायद ये। मेरा फुल 10 आ रहा है। शाबाश, ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया, क्योंकि हैप्पी बर्थडे पापा सपोर्ट कर रहा है इसको। अपना आंसर क्रॉस चेक करने के लिए हैप्पी बर्थडे पापा लगा के चेक कर सकते हो, आंसर 10 आएगा। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 एंड 64 100, 100 का रूट इज 10। मजे की बात है कि बहुत जबरदस्त आइडियल आंसर आ गया। तो आपका आंसर आ गया मेरे बेटा 10 न्यूटन। अब यहाँ पे ना उनकी रूह को सुकून नहीं मिलता, दे आस्क यू फॉर द डायरेक्शन एज वेल, यानी एंगल भी चाहिए। अब एंगल के लिए मेरा बेटा क्या करेगा, एंगल के लिए ये वाला एंगल अगर तुम्हें चाहिए तो बिल्कुल तुम टेंजेंट थीटा लगा लो। सर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कितना अपॉन कितना, बेस अपॉन है ना, बेस अपॉन हाइट। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटे। अच्छा वेट कर। ये परपेंडिकुलर है, याद रखो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर में गिवन है 10 का 6। क्या होता है? 10 का बताता होता हूँ, क्या है? थीटा इज इक्वल 10, टेंजेंट का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। अब परपेंडिकुलर की जगह 6, बेस की जगह 8, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 6 अपॉन 8, थीटा आ जाएगा। 36.8 शाबाश, डिग्री। 36 विद द हॉरिजॉन्टल, या 36 डिग्री विद टेंशन टी, 36 विद टी, या 36 विद हॉरिजॉन्टल, कुछ भी लिख दो चलेगा, ठीक है बेटे। दिस इज द मोस्ट 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 टिपिकल क्वेश्चन जो कि आपके सिलेबस में वेक्टर्स एनालिसिस से आ सकता है। ये डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है। ये तुम ये सब इसको कुछ तो रेट, दिया हुआ था उन्होंने, और क्या दिया था? ये तुम रेट कर रही हो उसको डिफिकल्ट कह रही हो या पूछ रही हो कि डिफिकल्ट है या नहीं है? नहीं डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन समझ आ गया तो सही है। बस ये सीन है। अच्छा, उन्होंने वेक्टर मेरी डायग्राम आपको बात दे सुनिए, देनी है, हाँ थर्टी बोलो। ये जो आपने ये लिखा हुआ है 36 विद हॉरिजॉन्टल, ये क्यों लिखा? ये एंगल है ना, ये रहा डायरेक्शन में हमें एंगल बताना होता है। हॉरिजॉन्टल की तरह इसमें। ये रहा हॉरिजॉन्टल, 36 डिग्री तो है लेकिन 36 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ है। ओ तो सही से, सही है, सही से। और राइट हो गया जनाब। तो ये हो गया मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। खल्लास। खलास, एंड मुका दिया हम लोगों ने, मतलब तबाही मचा दी। तो अब तुम्हारे पास जो है वो पास पेपर्स आ रहे हैं, पास पेपर्स को आपने करना है जी सॉल्व, और उसको फिर आपने सही आगे बढ़ाना है, जहां मसला होगा मुझे बताना है, ठीक है। सही।